दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। एक विधवा माँ की 3 बेटियां बिना शादी के अचानक पेट से कैसे हो गईं? आखिर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का बाप कौन है? ये घटना सारे गांव वालों को हिलाकर रख देती है। आखिर एक ही घर की 3 बेटियां शिकार कैसे हो गईं? कहानी कुछ इस प्रकार है। एक विधवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं और उसका कोई बेटा भी नहीं था। इस औरत ने अपनी 7 बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कराई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तो तब आई जब उस बूढ़ी विधवा औरत की 3 बेटियां उम्मीद से हो गईं। और हैरत की बात तो ये थी कि उसकी उन तीनों बेटियों को ये पता नहीं था कि उनके साथ इतनी गंदी हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन तीनों बेटियों को पेट से करने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा अपने दरबार में बैठा अपनी प्रजा की सभी दुख मुसीबतों को हल कर रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आती है जिसके चेहरे पर भयंकर उदासी छाई हुई थी। राजा उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता हुआ कहता है कि हे माता, आपको क्या परेशानी है? उस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों ओर देखा और खामोश हो जाती है। राजा का वजीर गुस्से से बोला कि ए माता, आप बताइए कि आपको क्या परेशानी है? आप किस समस्या को लेकर राजा के दरबार में आई हो और आप इधर उधर क्या देख रही हो? राजन आपके सामने है, अपनी समस्या राजा को बताओ ताकि राजन आपकी समस्या का हल निकाल सके। वह बूढ़ी औरत राजा से रोती हुई कहती है कि हे राजन, मेरी जो समस्या है वो मैं इन सभी लोगों के रहते आपको नहीं बता सकती। मैं अपनी समस्या केवल आपको अकेले में ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और न ही मेरा कोई बेटा है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ मिलकर अपने घर में अकेले रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी को सभी लोगों के सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी उन 7 बेटियों पर कल के दिन को कोई व्यक्ति हमला ना कर दे, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए हे राजन, मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में ही बताना चाहती हूँ। वह राजा काफी परेशान होकर सोचने लगता है कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने अपनी समस्या को सभी के सामने बता दिया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है, ऐसी क्या समस्या है जो ये मुझे अकेले में बताना चाहती है? आखिर ये सभी के सामने क्यों नहीं बताना चाहती? राजा कहता है कि हे माता, आप अपनी समस्या को मुझे बताइए। ये सभी लोग मेरे भरोसे के आदमी हैं। मैं वादा करता हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वह बूढ़ी औरत रोती हुई कहती है कि हे राजन, मैं आपको अकेले में ही यह बात बता सकती हूँ। आप मेरा विश्वास करो, मैं बहुत मजबूर हूँ। राजा क्रोध में अपनी गद्दी से खड़ा होता है और कहता है कि आप इस औरत को मेरे कक्ष में लेकर आओ ताकि ये अपनी समस्या को मुझे बता सके। अब 2 सिपाही उस विधवा औरत को राजा के कक्ष में ले जाते हैं। जब बूढ़ी औरत राजा के कक्ष में आती है तो राजा कहता है कि हे माता, अब आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है। वह बूढ़ी औरत राजा के कदमों में गिरकर रोने लगती है। राजा कहता है कि हे माता, आप मुझे बताइए तो सही कि आपकी क्या समस्या है। मेरे दिल में हलचल सी मच रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया है। मैं आपकी यह बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाह में कोई इतनी दुखी औरत हो और आपका दुख मैं जानकर आपके दुखों पर मरहम न लगाऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप निसंकोच होकर मुझे अपना दुख और समस्या बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहती है कि हे राजन, मैं एक बूढ़ी और विधवा औरत हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से जाए एक अरसा बीत चुका है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के घर घर जाकर बर्तन धोती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिससे मिले पैसे से मैं अपना घर परिवार चलाती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया है कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। वे हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखे रहती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी बहुत बीमार पड़ जाती है। वह उल्टियाँ करने लगती है और मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर अपना चेकअप
चेकअप करने के बाद मुझसे कहता है कि हे माता, आपकी यह बेटी किसी उम्मीद से है, यानी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। मैं सोचने लगती हूँ कि अभी तक मेरी बेटी की शादी तक नहीं हुई, आखिर ये हमला कैसे हो गई। और जब मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई तो मैंने उसे डराया धमकाया कि बताओ तुमने किसके साथ अपना मुंह ये काला किया है, आखिर तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को डराया धमकाया तो मेरी बेटी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि माँ, मैं नहीं जानती ये बच्चा किसका है, आप मुझ पर यकीन करो। मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की है और मैं कभी घर से अकेली कभी बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख तक नहीं मिलाई। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि हे राजन, मैंने अपनी बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही है। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाती हुई कहती है कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया है। फिर मेरी बेटी ने 9 माह के बाद एक बेटे को जन्म दिया। हमने मजबूरी बस उस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई और जब मैंने उसका भी डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने फिर कहा कि आपकी बेटी पेट से है। और डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर मेरी बेटियों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना यह वाकया परमात्मा पर छोड़ दिया कि हे परमात्मा, मुझे इस बात का पता लग जाए कि आखिर मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी भी उम्मीद से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि आखिर मेरे घर पर ये सब क्या चल रहा है। इस विधवा और दुखी माँ का यह वाक्य सुनकर भी राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कैसा वाक्य सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी समस्या बताकर राजा के पैर पकड़ लेती है कि हे राजन, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मैंने उस मुजरिम को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसके बारे में जरा भी नहीं पता लगा पाई। वह इंसान मेरे घर में कब आता है, आखिर वो कौन है और वो ये सब मेरी बेटियों के साथ क्यों कर रहा है। उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। राजा उस औरत से कहता है कि हे माता, तुम अब अपनी समस्या मुझे बता रही हो। जब तुम्हारी तीसरी बेटी के साथ ये गंदी हरकत हुई है, तुम्हें तो तभी मेरे पास आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ ये गंदी हरकत हुई थी। अगर तुम मुझे आकर यह बात बता देती तो तुम्हारी दूसरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत ना होती, ये सब ना होता। मगर तुम जैसे गरीब लोग लोगों की बदनामी से डरकर यह जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर धीरे धीरे काटता रहता है और जब वह उसका दर्द तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होता है, फिर उसके बाद तुम बताते हो कि हमारे साथ ये समस्या है और तुम्ही ने भी बाकी सभी लोगों के साथ। वह बूढ़ी औरत राजा से कहती है कि मुझे आपके पास पहले ही आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आई हूँ। जो कुछ हो गया वो सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि आखिर वह दरिंदा कौन है। राजा उस औरत से कहता है कि अब तुम अपने घर चली जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी बन गई है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी ही प्रजा की कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूं। मेरे राजा होने पर लानत है, इसलिए आप निसंकोच होकर अपने घर जाइए, मैं आपको इंसाफ जरूर दूंगा। वह बूढ़ी औरत खामोशी के साथ अपनी चादर लपेटकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। उस औरत के जाने के बाद राजा अपने वजीर को बुलाता है। वजीर राजा के चेहरे पर उदासी देखता है तो वह कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात वह औरत आपको बताकर गई है
जो कि आप आश्चर्य में पड़ गए हो और इतने परेशान हो रहे हो। राजा कहता है कि हमारी प्रजा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं और यह भी नहीं सोचते कि जब उनका गुनाह हमारे सामने पेश होगा तो हम उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर राजा से कहता है कि हे राजन, आप मुझे बताइए आखिर क्या समस्या है। राजा ने उस वजीर को सारा वाक्य कह सुनाया और कहता है कि कोई एक दरिंदा है जो उस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और उस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वह उस बेवा औरत की 3 बेटियों को पेट से कर देता है और उस बूढ़ी औरत की तीनों बेटियों के बच्चे पैदा हो गए हैं। उस औरत की बाकी 4 बेटियों की भी इज्जत को खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर उस बूढ़ी औरत की बेटियों के साथ इतनी गंदी हरकत किसने की है। इसके बाद राजा और वजीर सोचने लगता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो। थोड़ी देर के बाद वजीर राजा से कहता है कि हे राजन, मेरे मन में एक तरकीब है। राजा कहता है कि बताओ। वजीर कहता है कि हे राजन। वजीर राजा को वह तरकीब बता देता है। उसके बाद वह वजीर एक कुत्ते को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास यानी उसके घर चला जाता है। बूढ़ी औरत उस वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप रात के समय मेरे घर क्या करने आए हो। वजीर उस औरत से कहता है कि जो परेशानी आप राजा को बताकर आई हो, इस बात से राजा बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत कहती है आपके साथ जो एक कुत्ता है आप उसका क्या करोगे। वजीर उस औरत से कहता है कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, सभी बात मैं आपको उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। अंदर आकर वजीर उस औरत से कहता है कि आज हम इस कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को पकड़ेंगे, बस तुम लोग कुछ मत बोलना और चुप होकर देखना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा, इसलिए आप सभी लोग सो जाइएगा। इसके बाद वह वजीर उस कुत्ते को घर के बाहर बांध देता है और फिर छुपकर उस घर से बाहर चला जाता है और वजीर अपने सिपाहियों से कह देता है कि आप इस घर के आसपास पहरा लगाओ और देखो आखिर रात में इसके घर कौन आता है। वजीर उन सभी से कह देता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए कि किसी को पता लग जाए कि हमने जाल बिछाया है। उसके बाद वजीर राजा के पास महल में चला जाता है। राजा उसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। जब आधी रात का वक्त आता है तो उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता है। वह शख्स घर की छत पर से आता है। कुत्ते ने उस शख्स को जब छत से नीचे कूदते हुए देखा तो वह बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था। पूरा गांव सन्नाटे में था और आधी रात के समय कुत्ते की आवाज गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे उन लोगों को कुत्ते की आवाज सुनाई देते ही वह चौकिन्ने हो गए और उन्हें पता लग गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और उस कुत्ते को लाने का यही मकसद था कि आखिर घर में कौन आता है और कब आता है, उसके माध्यम से हम उस दरिंदे को पकड़ सकें। जब वह शख्स घर के कमरे में प्रवेश करता है तो उन सिपाहियों को पता लग जाता है कुत्ते के भौंकने से और बाकी घर के सभी सदस्यों को भी पता लग जाता है कि घर में कोई आ गया है। तभी एकदम सभी सिपाही घर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सभी को जागते हुए देखा तो वह पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा होता है ताकि उस आदमी को कोई पहचान न सके। जब उस आदमी के चेहरे से सिपाहियों ने कपड़ा हटाया तो वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गयीं। आखिरकार जब सुबह हो गई, बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथों को हथकड़ियां लगी हुई थीं। उस वक्त उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। वह बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां भी जाती हैं। राजा उन सभी लोगों को दरबार से बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वह मुजरिम और राजा, साथ ही वजीर और वह बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां दरबार में थी। राजा उस मुजरिम से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं था जो तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है। इस विधवा औरत की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब तुम्हारा जुर्म यह पकड़ा जाएगा तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी सजा मौत से भी भयंकर होगी। राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम इस मुजरिम के चेहरे से काला नकाब हटाओ ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी प्रजा में, मेरी सल्तनत में इतना बड़ा दरिंदा कौन हो सकता है जो इस मजबूर विधवा औरत की 3
तीन बेटियों को हमला कर दे। जब उस मुजरिम के चेहरे से नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत उसके पास आकर उसके चेहरे पर थूकती है और उससे कहती है कि ए दरिंदे इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी यह बेटियां तेरी ही बेटियों के समान हैं। ये तेरी सगी भतीजियां हैं जिनके साथ तूने इतनी गंदी गंदी हरकत की है। जो चाचा होता है वो एक बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजियों के साथ इतनी गंदी गंदी हरकत करते हुए? एक सगी भतीजी तो अपनी बेटी के समान होती है और तुमने उसके साथ इतनी गंदी हरकत की है। वह बूढ़ी औरत उस मुजरिम के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और वह राजा गुस्से में आकर कहता है कि अगर कोई गैर होता तो हम समझ लेते, लेकिन तुम तो सगे चाचा हो, बाप के समान हो। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें गैरत नहीं आई। उसकी बेटियां भी कहती हैं कि अरे चाचा, हमारे पिता इस दुनिया में नहीं थे और चाचा की जिम्मेदारी थी कि अपनी भतीजियों का ख्याल रखे, उनके रिश्तों की फिक्र करना, लेकिन तुम तो एक चाचा होकर ही डाकू बन गए। इसके बाद वह शख्स कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूँ। ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामलों से दूर रहिए। राजा यह बात सुनकर क्रोध में आकर अपनी तलवार को मयान से निकालकर उसके चेहरे पर रख देता है और कहता है कि सच बताओ, तुमने आखिर इतनी गंदी हरकत क्यों की है? तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ नजर आता है और वह कहता है कि हे राजा, हम दो भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था और उसकी तो शादी हो गई थी। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई और उसकी बेटियों ने जन्म लिया तो उसके सर पर तरह तरह की जिम्मेदारियां आ गईं और मेरे भाई का ध्यान मुझ पर से कम हो गया, अपने घर वालों पर ज्यादा हो गया और तब मेरे भाई का ध्यान मुझसे हटने लगा और अब वह अपना सारा का सारा ध्यान अपनी बीबी और अपनी बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होती चली गई कि आखिर मेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। और भाई से नफरत करने के बाद मैं अपनी भाभी और अपनी भतीजियों से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब मेरे बड़े भाई की बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा था। मेरी जब नीयत खराब होने लगी तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरी भतीजियां जवान हो गई थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी और ऊपर से वह बहुत खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा होती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजियां हैं, इनकी शादियां होंगी तो क्यों ना मैं खुद ही इनके साथ यह हरकत कर लूं। उसके बाद मेरे दिल में एक शैतान ने जन्म लिया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा, मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने के बाद आदमी सो जाए और सोने के बाद कोई भी हरकत ना करे। बस तभी से मैं वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत की ओर से आता और घर में प्रवेश कर जाता और भाभी और उसकी बेटियों को उन जड़ी बूटियों को सूंघा देता और उस जड़ी बूटी को सूंघने से वह 4-5 घंटों तक सो जाती है और जिसके साथ मुझे हरकत करनी होती थी मैं उसके साथ वह हरकत कर लेता था और फिर मैं उसे उसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको पता ही न चले कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। उसको वैसे ही कपड़े पहना देता था और फिर मैं अपने घर वापस आ जाता था। और जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है और यही काम मैं कई सालों से उनके साथ कर रहा था। लेकिन आज अगर मैं छत पर चढ़ते वक्त उस कुत्ते को देखकर यह समझ जाता कि यह कुत्ता मुझे चारा बनाने के लिए बांधा गया है तो मैं वहाँ से वापस चला जाता। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने उस कुत्ते को पालने के लिए लिया है। मेरा ध्यान तो उस गंदी हरकत की तरफ था। उसके बाद जब वह शख्स अपने सारे गुनाह को मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है, तो राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से उस मुजरिम की गर्दन धड़ से अलग कर दी, जिसके बाद उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह उस दरिंदे शख्स को सजा दी जाती है। फिर राजा उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहता है कि ए माता, आप मुझे बता देती तो बाकी आपकी 3 बेटियों की जिंदगी बच जाती, तुम्हें ये दुख ना झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपकी इन तीनों बेटियों को वो खुशियाँ दिलवाऊंगा जिनकी यह हकदार है। फिर बादशाह सलामत अपने ही राज्य में से किन्हीं 3 बेटों के साथ उस विधवा औरत की उन तीनों बेटियों की शादी कर देता है।
इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर राजा का शुक्रिया अदा करती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कभी कभी दरिंदे घर के बाहर नहीं होते हैं, वो घर के अंदर भी होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। अगला वीडियो आने तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।